हम लोग को तो पढ़ना है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ना है, तीनों पढ़ना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये नहीं कहेंगे कि जो 10th में हम लोग का जो देता है उसी के आधार पर आता है एग्जाम में, नहीं। सिंपल में जो हम लोग छठा में, सातवां में जो माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़े हैं उस तरह से भी 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में भी दे देता है बनाने के लिए, समझ में आया। तो इसीलिए पहले हम लोग नॉर्मल जो पढ़े हैं 6, 7, 8 में पढ़े हैं उस चीज को पहले पढ़ लेते हैं और तब जो है कि 10th का जो सांख्यिकी जो 14 चैप्टर में दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले चलते हैं कि माध्य निकालने के लिए जो सिंपल में आंकड़ा दिया हुआ रहता है तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ आंकड़ा मान लीजिए दे देता है कि इस तरह का कुछ दे दिया, ठीक है ना, इस तरह का आंकड़ा दे देता है। ये नहीं कहेंगे कि इतना ही देगा, इससे बड़ा भी दे सकता है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि ओनली समझने से मतलब है, समझ लेंगे तो बड़ा नंबर भी दे देता है तो भी हम लोग बना लेंगे, है ना। तो देखिए इस तरह का आंकड़ा दे दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का जो है माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कि माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सभी प्रेक्षणों का योग, याद रखना है, सभी प्रेक्षणों का योग अब बाटा होता है सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। समझ में आ गया? तो सभी प्रेक्षणों का योग कहने का मतलब कि प्रेक्षण कौन है, हमारा ये जो नंबर है, आंकड़ा दिया है, इसी को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आंकड़े को हम लोग क्या करेंगे? योग करेंगे। योग का मतलब जोड़ करेंगे। तो जोड़ेंगे, चलिए देखिए 8 हो गया, +2 +7 +6 +9 +6 +5 +6 +7 +6 बाटा। अब बाटा में क्या होगा? लिखा हुआ है कि सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षण हमारा इतना है तो इसकी कुल संख्या कितना है तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है। अब ये बाटा हो जाएगा 10। अब देखिए ये सभी को क्या करते हैं ना, हम लोग जोड़ देते हैं। तो 8 2 10 10 7 17 17 6 23 23 9 32 32 6 29 29 5 43 43 6 49 49 7 55 56 56 6 62। इसका आ गया 62/10, 62/10। इसको भाग देंगे तो 6.2 आएगा। तो 6.2 हम लोग का क्या निकल करके आ गया? माध्य निकल करके आ गया। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान से हम लोग आसानी से बना सकते हैं इसको। माध्य जो है कि इसी तरह से हम लोग को बनाना है इसमें नॉर्मल में। कोई दिक्कत? इसके आगे कोई प्रॉब्लम है? अब चलते हैं माध्यक में कि माध्यक कैसे हम लोग बनाएंगे। यही जो है मतलब कि हम जो प्रेक्षण जो दिया हुआ है, आंकड़ा जो दिया है, इसी आंकड़ा से हम लोग माध्यक को बना करके देखते हैं कि कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है माध्यक। इसी जो है इसी आंकड़ा से हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है ये भी। इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है ना। सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n/2 पद तथा n/2 + 1 पद होता है। ये सम संख्या के लिए फॉर्मूला है। अब होता है विषम संख्या के लिए अलग, विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या के लिए होता है n + 1/2 पद। इसके लिए एक ही होता है। अब देखिए तो सम संख्या विषम संख्या, तो सम संख्या विषम संख्या नहीं जानते होइएगा तो हम बता रहे हैं। सम संख्या जो है वैसी संख्याएं जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, चाहे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ये सम संख्या हो गया। और विषम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो पाए, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13
डॉट और ऐसे जो 2 से विभाजित नहीं हो सके उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो ये तो जान गए कि सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है, विषम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है। तो माध्यक जब हम लोग बनाते हैं तो जो भी आंकड़ा दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है ना, आरोही क्रम में। तो ये भी रीजन बताएंगे कि हाँ आरोही क्रम में क्यों व्यवस्थित कर रहे हैं उसको, हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना पाते हैं, आरोही क्रम में क्यों बनाते हैं, तो इसका रीजन भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आरोही अवरोही है ना, हम लोग 2 चैप्टर 1 क्लास में पढ़ते हैं, 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ते हैं हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम। चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम या इसको चढ़ते क्रम कहते हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं, आरोही क्रम कह सकते हैं या बढ़ते क्रम कह सकते हैं या चढ़ते क्रम कह सकते हैं। जैसे कि नीचे से सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं छत पर, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग ऊंचाई पर इंक्रीज करते हैं, जिसके चलते हम लोग उसको कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए एक क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर नंबर अगर रहेगा तो हम लोग पहले छोटा जो रहेगा, पहले छोटा, उसके बाद में उसके बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा नंबर को हम लोग बैठाते हैं। अब आइए एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है, इसको हम लोग कहते हैं घटते क्रम या उतरते क्रम। तो कहने का मतलब कि अवरोही घट रहा है, जैसे छत पर से या सीढ़ी पर से हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं, यानी कि ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कम करते आते हैं, इसको करते हैं घटते क्रम। इस पर अगर नंबर रहेगा तो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा नंबर को हम लोग लिखते हैं, इसी को कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, अब आइए तो आरोही क्रम में सजाना है हमको, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा नंबर को लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 2 है। उससे बड़ा कौन है, 5 है। चलिए ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद में 6 है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 हो गया। 7 है, 6 हो गया, 7 कितना है, 2 है, 8 एक ही है। इसको अब देखिए काउंट कीजिए कितना, इसमें कितना था, 2 4 6 8 10 गो था, इसमें भी हमारा 10 गो हो रहा है कि नहीं, कि कोई नंबर छूट तो नहीं गया, तो इसको भी काउंट करके चेक कर लेना है। 2 4 6 8 9, यानी इसमें एक 9 नंबर को हम लोग क्या करनी है, छोड़ दिए। तो अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसको जो है आरोही क्रम में सजा दिए, व्यवस्थित कर दिए। अब इसको करते क्या है, तो n का मान लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि n इसमें भी है, n हम लोग का इसमें भी है, तो n कहाँ से आएगा, तो देखिए इसमें गिनेंगे कि कोई गो है, तो कोई गो है हमारा 10 गो है। तो जो रहेगा, जितना रहेगा काउंट करने पर वही हम लोग का n निकलेगा, यानी कि नंबर निकलेगा। नंबर का मतलब संख्या, समझ में गया। तो कोई गो हमारा n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये 10 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या, अब यही जो n का मान आ जाएगा ना, तो इसी पर हम लोग को देखना है कि ये सम संख्या की विषम संख्या है, तो अभी जो है कि हम लोग कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा कि ये लगेगा। तो ये हमारे पास n का मान 10 आया, तो सम संख्या है, तो सम संख्या का ही फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर विषम संख्या रहता तो विषम संख्या के लिए ये फॉर्मूला लगता, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो अभी फिलहाल सम आया, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n बटा 2 पद आता था, n बटा 2 प्लस 1 में पद, कोई दिक्कत। अब देखिए n का मान कितना, 10 बटा 2 पद आता था, यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा 2 प्लस 1 में पद, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 पचे 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5वें पद। तो 5वें पद को गिनिए, 1 2 3 4 5, 5वें पद कितना, 6 आ गया। इसको काटाइए, 2 पचे 10, तो 5 गो 1 गो 6 गो, यहाँ पर लिखेंगे तब 6वें पद
छठे पद, तो छवे पद यानी 1 2 3 4 5 6, छवे पद भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर इसको आरोही क्रम में नहीं सजाए रहते, इधर उधर रहता, तो बताइए 1 2 3 4 5, पांचवें पद कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि पांचवें पद हमारा 6 है। गलती हो जाता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए छठ आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पर जो आंसर आया हमारा, एगो 6 यहाँ पर आया, एगो 6 यहाँ पर आया, यानी कि 2 गो आंसर निकल करके आ गया। लेकिन जब कहीं कहीं देखते हैं कि किताब में आंसर जो है दिया हुआ एक ही गो रहता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर 2 गो नंबर आया है ना, तो दोनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, यानी आधा कर देते हैं। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 12/2 यानी कि कितना आ गया, 6। यानी कहने का मतलब कि जो 2 का आंसर आएगा ना, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो हम लोग का ये आंसर निकल करके चल आएगा। अब देखिए इसी आंकड़ा पर चलिए हम एक नंबर को हटा देते हैं और विषम संख्या बना देते हैं, और विषम संख्या के आधार पर हम बताते हैं कि इस पर फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सम संख्या अगर रहेगा तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब आइए विषम संख्या के लिए हम लोग पढ़े हैं, अभी n का मान 10 था, तो सम संख्या पर पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलिए इसको अगर 9 को अगर हटा देते हैं, 9 को यदि हटा दिए तो अब n का मान कितना आया, अब n का मान आएगा 9। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को। अब 9 हमारा क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो अब देखेंगे कि 9 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या यानी इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, तो अब लिखेंगे n + 1/2 पर। अब ध्यान दीजिए n का मान कितना है, 9, अब प्लस 1/2 यानी कि 9 को एगो 10, 10/2, 2 बचे यानी 5 आया, तो लिख देंगे कि पांचवें पद, पांचवें पद। तो गिनिए 1 2 3 4 5, पांचवें पद कितना है, 6। तो हो गया, ये विषम संख्या पर निकल गया हम लोग का माध्यम। कोई दिक्कत नहीं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए अब ये हम लोग को पढ़ना था माध्य, माध्यक, और पढ़ना था बहुलक, जो कि हम लोग माध्य और माध्यक पढ़ लिए। अब हम लोग को ओनली पढ़ना है बहुलक। तो बहुलक कुछ नहीं होता है, बहुलक एकदम हल्का होता है। देखिए आंकड़ा दिया रहता है ना, उसको देख करके ओनली बता देना है कि बहुलक कितना है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए आंकड़ा जो दिया रहता है, उस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार जो आया हुआ रहता है वही बहुलक कहलाता है। प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार माने कौन सी संख्या आया है, तो 6 आया है, तो वही हम लोग का हो जाएगा बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देख करके बता सकते हैं कि बहुलक कितना है ना। प्रेक्षणों में सबसे ज्यादा माने ज्यादा बार आया रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या है कौन, 8 है, सबसे बड़ी संख्या है 8, तो वो नहीं हमको देखना है ना। हमको देखना है कि ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है। तो 6 कितना बार आया है, देखो तो 4 बार आया है, अब बाकी जो है कि सब 1 बार 2 बार आया है। समझ में आ गया, तो सबसे जो ज्यादा बार आएगा वही हम लोग का बहुलक कहलाएगा।